मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने डेविएशन फ्रॉम मैंडलिज्म में पहला टॉपिक अपना कंप्लीट किया था, जिसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात की थी कि पूरी तरीके से डोमिनेंस हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी जीन जो कि दो अलग अलग फॉर्म में होता है वो डोमिनेंस और रिसेसिव बनता कैसे है। मतलब डोमिनेंस जीन के बनने के पीछे एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैसे? चलो एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक फैमिली है, उस फैमिली में एक सबसे पहला बच्चा जो है वो फॉर्म किया, पैदा हुआ, तो वो बड़ा बच्चा था। कुछ टाइम बाद उसका छोटा भाई जो है वो भी आ जाता है। ठीक है, मतलब उस फैमिली में दो बच्चे हैं, एक बड़ा भाई है तो एक छोटा भाई है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो है थोड़ा 6 साल का है और एक जो बच्चा है वो अभी 1-1.5 साल का ही है। ठीक है, अब जो 1-1.5 साल वाला बच्चा है वो धीरे धीरे ग्रो अप करना शुरू करेगा। वो अपने बड़े भाई को देखेगा, उसकी आदतों को देखेगा, उसके कपड़े पहनने के तरीके को देखेगा, तो वो क्या धीरे धीरे वो कोशिश करता है अपने भाई जैसे बनने की। ठीक है, समझिएगा इस स्टोरी को, इस स्टोरी से ही आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो कोशिश करता है अपने बड़े भाई जैसे बनने की, कि वो कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कौन से खिलौने उसको पसंद है। जो चीज़ बड़े भाई को चाहिए होती है वही चीज़ छोटे भाई को चाहिए होती है। जैसे कपड़े बड़े भाई के लिए आए होते हैं वैसे ही कपड़े छोटे भाई के लिए लाने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि वो जिद करने लगता है कि मुझे भैया जैसा ही चाहिए, भैया जैसा ही चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा चलता रहा। ठीक, तो वो छोटा भाई बड़े भाई की तरह क्या कर रहा है, बनने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है। अब क्या हुआ, धीरे छोटा भाई बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते क्या हुआ, अब बाहर के जो लोग थे भाई, जब तक वो घर पे था तब तक उसके साथ फैमिली थी केवल, लेकिन उसने स्कूल जाना शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया, नए दोस्त उसके साथ आने शुरू हुए, स्कूल में स्कूलमेट्स मिले, क्लासमेट्स मिले। अब वो अपने भाई के अलावा दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आए। अब हो सकता है भाई कि उस छोटे भाई पर अपने भाई का फर्क ना पड़ते हुए बाहर वाले किसी और का पड़ जाए, उसके दोस्तों का पड़ जाए कि नहीं मुझे अपने भाई जैसा नहीं बनना है, मुझे अपने फ्रेंड जैसा बनना है, मेरा फ्रेंड जैसे करता है वो सही है, मेरा भाई जो करता है वो गलत है। मे बी इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है और कई बार हो भी जाता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में बिठा कर रखिए। तो अब अच्छा चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो छोटा भाई है अब उसके पास कुछ चॉइसेस है। क्या चॉइसेस है? या तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए अपने भाई जैसा, कि जैसी आदतें भाई की है वैसी ही वो कर सकता है। दूसरी चॉइस इसके पास है कि वो अपने भाई के बिल्कुल अपोजिट हो जाए, बिल्कुल अपोजिट। अगर वो अच्छे काम करता है तो वो बुरे काम करना शुरू कर दे, ये भी पॉसिबल है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अपने भाई जैसा तो होगा लेकिन वो जो भी काम करेगा वो फंक्शनिंग नहीं होगा, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये हो सकता है कि वो अपने भाई से भी बेटर बन जाए। तो ये कुछ केसेस जो है वो पॉसिबल हैं। ठीक, चलिए अब इसे हम अपने कॉन्सेप्ट में लगाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे हैं। तो जो बड़ा भाई था वो डोमिनेंट था, जो छोटा भाई था वो रिसेसिव हो सकता था, वो खुद भी डोमिनेंट हो सकता था। ठीक है, कुछ भी कंडीशन बन सकती थी। तो जो वो बड़ा भाई था उसे आप कंपेयर कीजिए एक नॉर्मल जीन से। किससे कंपेयर कीजिए? एक नॉर्मल जीन है जो बहुत अच्छी फंक्शनिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, वो है बड़ा भाई, दैट इज डोमिनेंट अलील। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, मतलब एक कोई जीन होगा, ये जीन जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को डिसाइड करेगा। ठीक है, एक जो पर्टिकुलर जीन होगा वो पर्टिकुलर एक ट्रेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये जीन जो है वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स पर। और अगर हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमें
क्रोमोसोम कैसे मिलते हैं? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। क्लियर? तो हम अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 46, मतलब उसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। कैसे हैं? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट है क्रोमोसोम के, तो ह्यूमन कैसा हो गया? एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, अब हमने एक क्रोमोसोम लिया, उसके 2 स्ट्रैंड्स लिए हमने होम, ठीक, इस पे एक जीन हमारा यहाँ पर है और उसी का दूसरा फॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर, एक जीन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स जिन्हें हमने अलील्स कहा था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ? एक जीन यहाँ है तो दूसरा बिल्कुल इसके सामने है, एक जीन यहाँ तो दूसरा यहाँ पर होगा। हम नाम दे देते हैं, इसका नाम ए जीन हो गया, ये जीन हमारा बी हो गया, ये सी और ये डी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स पर एक लीनियर वे में सारे जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सभी के सभी जीन्स जो हैं वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखते हैं। ठीक है भाई, अब ये जो ए जीन है, इस ए जीन के सामने उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक, अब ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, हो सकता है ये कैपिटल ए ही हो इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है कि ये ए कैसा है भाई? बिल्कुल आइडेंटिकल है अपने इस जीन के, बिल्कुल आइडेंटिकल। क्लियर? चलिए, अब इसके पास भी 3 वही जो अभी हमने इससे पहले अब छोटे भाई और बड़े भाई वाली कहानी सुनी थी, वही 3 कंडीशंस जो हैं वो यहाँ अप्लाई हो सकती हैं। अगर ये जीन हेटेरोजाइगस हुआ तो ये स्मॉल ए में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, स्मॉल ए में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलो हम होमोजाइगस से लेकर चलते हैं कि ये स्टार्टिंग में कैसा था? कैपिटल ए ही था, एक नॉर्मल जीन की तरह ही था। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ? कुछ सडन चेंजेस हुए, सडन बदलाव हुए। ठीक है, उन सडन चेंजेस को कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। मतलब अचानक से आए हुए बदलाव म्यूटेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ भाई? म्यूटेशन के कारण इस जीन में कुछ चेंजेस आए। क्लियर? चेंजेस आए, वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, ठीक, या फिर बिल्कुल ही क्या हो? अपोजिट हो, या एक और काम हो सकता है कि वो फंक्शन तो एक ही तरह करे। मतलब जो काम है कैपिटल ए जीन का, एक नॉर्मल जीन का, वो काम तो उसकी तरह कर रहा है, लेकिन वो जो भी काम कर रहा है वो फंक्शनिंग नहीं है, वो किसी काम नहीं आ रहा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये ए जीन जो है, ये ए जीन एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि सबस्ट्रेट एस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो इस कैपिटल ए जीन ने एक केमिकल प्रोड्यूस किया और ये केमिकल जो है वो कोई सबस्ट्रेट एस है हमारे पास, और उस सबस्ट्रेट एस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ए जीन केमिकल प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इस एस सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? अब जब तक ये इसके पास 3 और कंडीशंस क्या थी? या तो ये आइडेंटिकल है तो बिल्कुल इसकी तरह काम करेगा, केमिकल प्रोड्यूस करेगा, सबस्ट्रेट एस को क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्लियर? चलिए, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो क्या हुआ? वो अपोजिट हो सकता है, वो इस केमिकल को प्रोड्यूस करे ही ना, वो इस केमिकल को क्या करे? प्रोड्यूस ही ना करे। या फिर ये हो सकता है कि केमिकल तो बन रहा है भाई, केमिकल क्या हो रहा है? केमिकल तो फॉर्म हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये केमिकल जो है वो कैसा है? नॉन फंक्शनिंग है। कैसा है? नॉन फंक्शनिंग, किसी काम का नहीं है। केमिकल प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो केमिकल नहीं है कैपेबल इस सबस्ट्रेट एस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? अब ये जो जीन था जिसे हम नॉर्मल जीन कह रहे हैं, यही जीन है हमारा डोमिनेंट जीन।
जो सारे फंक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहाँ हमने जो कंडीशंस पढ़ी, मतलब म्यूटेशन के कारण एक नॉर्मल जीन जो है वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो आइडेंटिकल है तो ये केवल और केवल पॉसिबल है होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन में ही पॉसिबल है कि कैपिटल ए जीन और ये दोनों एलिलिक फॉर्म कैसे हो, एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो। लेकिन बाकी की जो दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन हमारी रिसेसिव कंडीशन कहलाएंगी, क्योंकि काम हो रहा है लेकिन फंक्शनिंग नहीं है, या फिर काम हो ही नहीं रहा। ठीक है, चलो उसका एक और एग्जांपल हम सेट करते हैं। तो बेसिक था जो तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए था, क्या था कि भाई एक नॉर्मल जीन है हमारे पास जो अपने सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अचानक से उसके दो एलीलिक फॉर्म है। एक एलीलिक फॉर्म में कोई बदलाव होता है, म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन होने के कारण उसने अपनी फंक्शनिंग को बदल लिया। अब वो या तो अपनी सेम रख सकता है, आइडेंटिकल रख सकता है अपने दूसरे एलीलिक फॉर्म के, या फिर उससे अलग भी हो सकता है। तो अगर जो अलग हुआ है वही रिसेसिव जीन कहलाएगा। जो नॉर्मल जीन है, जो अच्छे से काम कर रहा है, वो हमेशा ही डोमिनेंट होता है। क्लियर? चलिए, तो एक छोटा सा और एग्जांपल हम सेट करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो जीन है। ठीक, वो दो जीन है हमारे पास। हम बात करते हैं, अच्छा कैरेक्टर उठाते हैं हम सीड शेप। हमने कैरेक्टर लिया सीड्स शेप। अब बात की है हमने भाई पी प्लांट के लिए ही हम बात कर रहे हैं, तो या तो राउंड होगी, ठीक है, या फिर रिंकल होगी। अब ये राउंड ने राउंड शेप क्यों बनाई, रिंकल ने रिंकल शेप क्यों बनाई? तो राउंड जिसे हमने कैपिटल आर से डिनोट किया था, यही डोमिनेंट क्यों है? क्लियर है? जिसे हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, इसी को हमने रिसेसिव क्यों कहा? क्या ऐसा चेंज हुआ जिसके कारण मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस बना या लॉ ऑफ डोमिनेंस बना? ऐसा क्या हुआ? क्यों कहा मेंडल ने कि पहले जनरेशन में जो कैरेक्टर मिला वो डोमिनेंट होगा, लेकिन वो आगे चलकर वही हमने गलत प्रूफ किया है। हमेशा ऐसा नहीं होता। 4 o'clock और स्नैपड्रैगन प्लांट याद रखिएगा एग्जाम्पल। चलिए, तो उसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर से हमने रिप्रेजेंट किया। अब जरा इनके सीड के थोड़ा सा अंदर चलते हैं, उसकी मशीनरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल आर जीन जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, क्या प्रोड्यूस करता है? एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और उस एंजाइम का नाम है SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। क्लियर है? क्या नाम है? SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अब ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या काम करता है? देखिए भाई, जो हमारा सीड है, सीड के अंदर बहुत सारे स्टार्च के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, तो ये जो एंजाइम है वो अनब्रांच्ड स्टार्च को ब्रांच्ड स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ऐसा स्टार्च बना, वो स्टार्च जो है वो एक जगह इकट्ठा ना हो, वो चारों तरफ इक्वली यूनिवर्सली क्या हो जाए, फैल जाए सीड के अंदर। ठीक है, वो काम करता है हमारा SBE एंजाइम, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये जो अनब्रांच्ड स्टार्च था उसे ब्रांच स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण सीड का शेप जो है वो हमें राउंड मिल जाता है। कैसा मिल जाता है? राउंड। किसके कारण मिला? क्योंकि स्टार्च, जो हमारा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम था, वो इफेक्टफुली काम कर रहा था। उसने स्टार्च को चारों तरफ बिखेर दिया, फैला दिया अच्छे से, जिसके कारण सीड का शेप जो है वो एक बड़ा अच्छा सा राउंड शेप आया। अब जो रिंकल्ड था, ठीक है, जिसकी शेप रिंकल थी, उसमें हमने ये देखा कि भाई उसमें क्या क्या हो सकता है। पिछले एग्जाम्पल्स को जोड़ते रहिएगा यहाँ। अब क्या हुआ, इसमें 100% कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है वो क्या कर रहा है, या तो बन ही नहीं रहा, ठीक है, बन नहीं रहा, जिसके कारण जो अनब्रांच्ड स्टार्च है वो ब्रांचिंग स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो रहा। या फिर ये हो सकता है कि बन तो रहा है साहब, लेकिन
फंक्शनिंग नहीं है, बिल्कुल, लेकिन फंक्शनिंग नहीं है। मतलब दो केसेस हमने यहाँ डिस्कस किए। पहला था कि भाई एंजाइम जो हमारा SBE है वो फॉर्म हो रहा है बट इट इज नॉन फंक्शनिंग। ठीक है, कैसा है? नॉन फंक्शनिंग, किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई SBE है क्या, ये हम जानते ही नहीं, मतलब ये फॉर्म ही नहीं हो रहा, जिसके कारण सीड का जो शेप था वो कैसा बना, रिंकल, क्योंकि स्टार्च जो है वो पूरे सीड में चारों तरफ फैल नहीं पाई, जिसके कारण इसका शेप कैसा हो गया, रिंकल हो गया। क्लियर? तो हमने क्या कहा भाई, ये जीन जो था वो हमारा कैसा जीन था, नॉर्मल जीन। कैसा था? नॉर्मल जीन। नॉर्मल को ही हमने डोमिनेंस कहा था। बड़ा भाई जो सारे काम अच्छे तरीके से कर रहा है वो कैसा था, डोमिनेंस था। छोटा भाई अब उसके पास चॉइसेस हैं, वो क्या कर सकता है, या तो उसकी तरह आइडेंटिकल बने या उससे कैसा बने, अपोजिट बन सकता है, या फिर फंक्शनिंग इसकी तरह करे, काम इसके जैसा करे, लेकिन वो नॉन फंक्शनिंग। क्लियर है? तो बस उसी चीज से यहाँ समझिए कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा जीन डोमिनेंट होगा और कौन सा जीन डोमिनेंट नहीं होगा। कैसे डिसाइड हुआ? उनकी फंक्शनिंग के बेस पर हुआ, उनके जीनोटाइप के बेस पर हुआ कि किस तरीके से काम जो है वो आगे बढ़ेगा। इस तरीके से डिसाइड होता है कि विच जीन इज डोमिनेंट, कौन सा जीन डोमिनेंट होगा, कौन सा जीन रिसेसिव होगा। तो जब हमने सीड के अंदर जाकर घुसकर देखा कि ऐसा हुआ क्या था एग्जैक्टली, सीड के अंदर ऐसी कौन सी चीज जो थी, कौन सा फंक्शन ऐसा था जो चेंज हुआ जिसके कारण सीड का शेप रिंकल बना। ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से? क्या हुआ, जो राउंड सीड था, मतलब वही चीज हमारे पास सीड शेप का एक जीन है, दो क्रोमोसोम, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। अब ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो कैपिटल R जो है वो एक बहुत अच्छे अमाउंट में एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, वो एंजाइम फंक्शनिंग है, अनब्रांच्ड स्टार्च को ब्रांचिंग स्टार्च में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद सीड का शेप राउंड आता है, और जो रिसेसिव है उसमें म्यूटेशन के कारण बदलाव हुआ। वो कैपिटल R भी हो सकता था, लेकिन म्यूटेशन के कारण कुछ चेंजेस हुए जिसके कारण वो स्मॉल r में कन्वर्ट हुआ। उसके पास दो ही केसेस थे, वो एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो नॉन फंक्शनिंग है, उसके कारण भी जो सीड था उसका शेप कैसा हो गया, रिंकल हो गया। और एक SBE प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा कि भाई हमारे पास एंजाइम प्रोड्यूस करने की क्षमता ही नहीं है, पावर ही नहीं है, हाँ हमारे पास एंजाइम प्रोड्यूस करने की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। समझिए चीजों को, हमारे पास एंजाइम प्रोड्यूस करने की इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस जीन के पास, बेचारा कहाँ से करेगा। ठीक है, एंजाइम को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, जिसके कारण क्या हुआ, सीड का शेप रिंकल बना। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से ही डिसाइड किया जाता है। भाई ये तो एक एंजाइम को तो मैं एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप अपनी बुक में स्टडी कीजिएगा। क्लियर है? समझ में आया कि किस तरीके से डिसाइड होता है कि विच जीन इज बिकम डोमिनेंट। क्लियर? चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा अगला टॉपिक है कोडोमिनेंस। अब ये कोडोमिनेंस क्या होता है, देखिए याद कीजिए, आपने इससे पहले पढ़ा था, मतलब इस डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट से पहले आपने स्टडी की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तब भी हमने वर्ड से ही बात की थी कि वर्ड से समझेंगे मीनिंग। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब हमने क्या सीखा था कि F1 जनरेशन में दोनों जो एलील आपस में आकर जुड़ते हैं वो दोनों ही अपना पूरा डोमिनेंस नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमें इंटरमीडिएट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरमीडिएट मिलता है। याद कीजिए पिंक कलर, ठीक है, हमने रेड और व्हाइट की क्रॉसिंग कराई थी और हमें क्या मिला था F1 जनरेशन में, सारे के सारे प्लांट हमें पिंक कलर के मिले थे। तो क्या हुआ भाई, हमने अभी तक स्टडी कर ली है, मतलब हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि F1 जनरेशन में जो भी नया ऑफस्प्रिंग बनेगा या तो वो अपने पेरेंटल कॉपी होगी, भाई दोनों पेरेंट में से कोई भी हो सकता है, या फिर वो क्या होगा भाई, या फिर वो इंटरमीडिएट बनेगा। लेकिन जो हमारा कोडोमिनेंस है वो कोडोमिनेंस क्या कहता है, देखते हैं भाई। कोडोमिनेंस की बात भी सुन लो। कोडोमिनेंस क्या कहता है? को
साथ में लेकर चलो, समझ में आया ना, कोऑपरेशन, साथ में लेकर बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है ये कि जब हमने, अच्छा चलो एक एग्जांपल देते हैं हम, बड़ा सिंपल सा है। आपने बहुत सारे ऐसे कैटल्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखे होंगे जिनकी स्किन का पूरा कंप्लीट कवर जो है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, और उनके ऊपर आपको ब्लैक कलर के कुछ निशान, धब्बे, धारियाँ, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर शायद आपने कभी देखा हो। जैसे डॉग की बात कीजिए तो डॉग के ऊपर कई बार ऐसा होता है कि कम्प्लीटली वो ब्लैक है, कम्प्लीटली उसका क्या है, ब्लैक है, लेकिन उसमें सफ़ेद कलर के जो धब्बे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। आप काउस को एनालाइज कीजिए, कुछ काउ ऐसी होती है जिनका कंप्लीट कलर जो है वो वाइट है और उसके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे स्पॉट्स जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। अब यही इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होता है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने रेड कलर के कैटल को, ठीक है, रेड कलर के कैटल को क्रॉस करवाया हमने व्हाइट कलर के कैटल के साथ, इसके साथ करवाया, व्हाइट कलर के कैटल के साथ हमने रेड कलर के कैटल को क्रॉस करवाया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म था वो हमें मिला कैपिटल आर, और ये हमें मिल गया स्मॉल आर। क्रॉसिंग कराते हैं, बनाइए गैमीट्स, गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल आर बनेगा, स्मॉल आर बनेगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद कैपिटल आर स्मॉल आर हमें मिलने वाला है। तो ये तो थी हमारी पेरेंटल जनरेशन, ये गैमीट्स फॉर्म हो गया, और ये हमारी बन गई F1 जनरेशन। चलिए बताइए F1 जनरेशन में प्लांट्स कैसे मिले, F1 जनरेशन में कैसा हमें कैटल, सॉरी प्लांट नहीं है, हम एनिमल की बात करें, कैसा कैटल जो है वो मिला, हमें कैटल मिला रोन कलर का। कैसा मिला भाई, रोन कलर का, रोन कलर। रोन कलर का मतलब क्या हुआ कि वो रेड कलर पर सफेद रंग के चित्ते हमें दिखाई दिए, चित्ते, धब्बे, निशान, ये जो है वो हमें नजर आए। मतलब क्या हुआ कि F1 जनरेशन में ना तो रेड कैटल के जीन पूरी तरीके से सामने आए और ना ही व्हाइट कैटल के जीन जो है वो पूरी तरीके से सामने, मतलब दोनों ही हमें, रेड कलर का कैटल रेड भी दिखा आपको और व्हाइट भी दिखा। मतलब क्या हुआ, दोनों ने ही क्या दे दिया, अपना अपना एक्सप्रेशन दिया कि भाई रेड कलर ने कहा कि मैं व्हाइट को देना, रेड कलर ने कहा कि मैं अपना एक्सप्रेशन दूंगा, व्हाइट ने भी कहा कि मैं भी अपना एक्सप्रेशन दूंगा। हम किसी से सप्रेस होने वाले नहीं हैं, दोनों ताकतवर थे, दोनों ने अपना अपना एक्सप्रेशन जो है वो क्या कर दिया, शो कर दिया। और हमें F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में हमें रोन कलर्ड का कैटल मिला। मतलब हमें ना तो कंप्लीट रेड मिलने वाला है ना ही कंप्लीट व्हाइट, भाई दोनों में आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। उसमें हमें इंटरमीडिएट मिला था, इंटरमीडिएट, दोनों का कॉम्बिनेशन पिंक, इसमें हमें इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा, हमें दोनों कैरेक्टर मिल रहे हैं अलग अलग। मतलब एक वाइट कलर के ऊपर हमें जो है वो रेड कलर के निशान मिल सकते हैं, या रेड कलर के ऊपर हमें वाइट कलर के निशान मिल सकते हैं। समझ में आई बात, मतलब हमें कैसा मिल सकता था, हमें कंप्लीटली एक कलर मिला, क्या हमें दोनों का मिक्सचर मिला, रेड और व्हाइट, पिंक मिलना चाहिए था ना अगर इंटरमीडिएट मिलता तो, नहीं मिला ना, हमें क्या मिला, दोनों ही कलर मिल गए भाई। तो यही तो है कोडोमिनेंस, यही क्या है, कोडोमिनेंस। लेकिन ये मेंडलिज्म को फॉलो क्यों नहीं करता, इसकी हम रेशो निकालते हैं भाई। आगे चलते हैं हम, क्रॉसिंग कराई, सेल्फिंग, भैया अब ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो फटाफट हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं। सीधे पीरियड स्क्वायर बनाती हूँ मैं, ये गैमीट वैमीट आप फॉर्म कीजिएगा। ठीक, ये हमने बनाया, यहाँ हमारे गैमीट आर बना, स्मॉल आर, यहाँ आर बनेगा और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल। ठीक है, ये बना हमारा F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में देखिए क्या मिला, ये कैपिटल आर हमारी पेरेंटल कॉपी रेड कलर का कैटल, स्मॉल आर दूसरी पेरेंटल कॉपी व्हाइट कलर का कैटल हमें मिला। लेकिन हमने जब इन दोनों की स्टडी की, इन दोनों की जब हमने स्टडी की तो वो हमें कैसे कलर के मिले, रोन कलर, कोई इंटरमीडिएट नहीं,
कोई डोमिनेंसी नहीं, दोनों ने अपना एक्सप्रेशन हमें ला कर दे दिया, शो कर दिया। और फिनोटाइपिक रेशो हमें क्या मिला, 1:2:1, ये मिला हमें फिनोटाइपिक रेशो। क्या ये मेंडलिज्म को फॉलो कर रहा है बच्चों? लगाओ दिमाग, क्या ये मेंडलिज्म को फॉलो कर रहा है? जीनोटाइपिक रेशो भी हमें क्या मिला, 1:2:1। भाई एक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो सेम है, फिनोटाइपिक रेशो सेम है क्या? नहीं है ना। ये वाला जो 1 था वो कैपिटल आर था जो हमें रेड कलर का मिला। ये वाला जो 1 था वो स्मॉल आर था जो हमें व्हाइट कलर का मिला। ये वाला जो 2 था वो हमें रोन कलर का मिला, रोन कलर का। समझ में आई ना बात? तो ये क्या मेंडलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, रेशो नहीं कर रहे हैं। हुआ हमारा डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। तो कोडोमिनेंस भी डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? दोनों कॉन्सेप्ट को आप अगर नहीं समझ में आया है उसे दोबारा से एक बार देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, इधर उधर ध्यान ना देते हुए बहुत पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। अगर एक बार में समझ में आ गया तो आप सुपर इंटेलिजेंट बच्चों में शामिल होते जा रहे हैं। आगे बात करेंगे हम, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म को आगे लेकर जाएंगे। तब तक के लिए